हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। और आपको अच्छे से पता है कि अभी आज 1 तारीख हो गई है, 1 मार्च, और 2 दिन बचे हुए हैं बस। सेकंड एंड थर्ड और फोर्थ को हमारा कौन सा पेपर है? साइंस का एग्जाम है। और इसीलिए आज सुबह से हम लोग परेशान हैं थोड़ा सा, कि बच्चे भी थोड़ा परेशान हो गए कि हमें क्विक रिवीजन की जरूरत है, या फिर हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए जाए, चाहे वो डायग्राम से रिलेटेड हो बायो में, चाहे वो केमिस्ट्री में रिएक्शंस की बात कर लें, जैसे जहां से सबसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो पोर्शन हमें थोड़ा सा रिवाइज करा दिया जाए। और फिजिक्स में हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, शेड आप सभी के साथ है और इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना बायो का पोर्शन। कल की क्लास में आपको केमिस्ट्री मिलेगा और उसके बाद नेक्स्ट डे आपको फिजिक्स का पोर्शन मिलेगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपना बायो का फर्स्ट चैप्टर। क्विक रिवाइज करेंगे हम लोग फटाफट। सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमें फोकस ये करना है कि यहाँ पे डायग्राम के क्वेश्चन, इट मींस मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन कहां से आएंगे हमारे पास। डायग्राम जिससे बायो में सारे बच्चे सबसे ज्यादा भागते हैं, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। आज मैं डायग्राम पे ही प्रॉपर फोकस करूंगी और बाकी जो लर्न करने वाला पोर्शन है, मुझे एकदम भरोसा है कि आप सबने अच्छे से तैयार किया होगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको चैप्टर्स के नाम ही सबसे पहले मैं बता देती हूँ। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस, देन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? हेरिडिटी वाला पोर्शन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और लास्ट में हम पढ़ेंगे आवर एनवायरनमेंट के कुछ क्वेश्चंस को भी हम ध्यान में रखेंगे। तो पहले हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं अपना लाइफ प्रोसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं, जहां पर ये डायग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। जहां पर ये डायग्राम आपको, जैसे डायग्राम है वहां पर सपोज ए मेंशन कर दिया, या फिर जैसे हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पर बी मेंशन कर दिया। ठीक है, हम बात करें जैसे लार्ज इंटेस्टाइन, वहां पर सी मेंशन कर सकता है, या फिर डी इधर से किसी भी ऑर्गन में। मेरे कहने का सिर्फ मतलब इतना ही है कि सबके फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। ये आपको एमसीक्यू में या फिर लॉन्ग आंसर में डायग्राम एज वेल एज उनके फंक्शन ये आपको पूछा जा सकता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा और ध्यान रखिएगा। ह्यूमन बीइंग के न्यूट्रिशन का डायग्राम इस लेबलिंग करना, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इसको लेबल करने के फॉर्म में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें एज वेल एज फंक्शन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डेंटल कैरियर की बात कर ले, जहां पर हम बात करेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर दैट इज टूथ डिके। टूथ डिके आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। 2 मार्क्स इन द सेंस की जैसे एक बड़ा क्वेश्चन है उसमें 2-3 पार्ट्स पूछे गए, तो वहां पर ये 1 या 2 मार्क्स कंसीडर कर जाए। जहां पर हम डेंटल कैरियर देखिए पढ़ भी लेते हुए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको मैक्सिमम टाइम छोड़ दिया जाता है। डेंटल कैरियर ऑफ टूथ डिके कॉजेस ग्रेजुअल softening of enamel and dentine. It begins with bacteria acting on sugar, produces acid. ये ध्यान रखेंगे हम। उसके बाद क्या हो जाएगा? That soften and demineralizes the enamel. Masses of bacterial cells together with food particles stick to the end to form a dental plaque. Saliva cannot reach the tooth surface to neutralize the acid as plaque covers the teeth. Brushing the teeth after eating removes the plaque before the bacteria produce acid. If untreated, microorganisms may invade the pulp, causing inflammation and infection. अब मैंने इस पैराग्राफ को क्यों पढ़ा? क्योंकि यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको दिख रहे होंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज हम प्लाक की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन हम किसकी बात करें? इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इन्फ्लेमेशन को मैं थोड़ा सा बता भी देती हूँ। यहाँ पर इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है? कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन की बात करेंगे इट मींस वहां पर रेडनेस की बात करेंगे, इट मींस वहां पर स्वेलिंग होनी चाहिए, वहां पर आपको इचिंग होना चाहिए, आपको पेन होना चाहिए। ये सब किस में आता है बच्चों? ये सब इन्फ्लेमेशन के सिम्पटम्स है। इन्फ्लेमेशन अगर कहीं पर टर्म मेंशन है तो उसका मतलब आप ये समझेंगे कि इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट तो ये, इसको आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ग्लूकोज जिसमें हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन के 3 मेजर स्टेप। ठीक है, जहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे, एरोबिक के जस्ट बाद हम किसकी बात कर लेंगे? 2 एनारोबिक स्टेप्स में, जिसमें हम एक एब्सेंस की बात कर लेंगे जहां पर ऑक्सीजन कंप्लीटली एब्सेंट हो जाएगा, और एक स्टेप कौन सा होगा? जहां पर लैक ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। ये स्टेप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लैक ऑफ ऑक्सीजन, जहां पर देखो सबसे पहले हम एब्सेंस की बात करेंगे। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको बार-बार रिवाइज भी करा देती हूँ पूरा रिएक्शन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की हम बात कर ले तो क्या क्या है यहाँ पर? 1 मिनट बच्चों। देखिए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कहां पर हो रहा है? ई से की बात करेंगे, ये पूछा जाता है। ये फर्मेंटेशन से डायरेक्टली रिलेट कर देता है क्वेश्चन। फर्मेंटेशन एज वेल एज आपकी केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट दैट इज इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि जब
पायरुवेट का ऑक्सीडेशन या फिर ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, पायरुवेट से जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे तो कितने कार्बन का मॉलिक्यूल यहाँ रिलीज होता है, हमें अच्छे से पता होना चाहिए। इथेनॉल फॉर्मूला क्या है, C2H5OH। यहाँ पर दो कार्बन का मॉलिक्यूल, जैसे मैं लिख भी दूं C2H5 और साथ में OH, ये यहाँ पर बनता है, आपको दिख रहा होगा इस फॉर्मूले में दो कार्बन मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, बात करें रिएक्शन जैसे कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये कहाँ पर होता है बच्चों, यहाँ पर मसल सेल्स में होता है, जहां पर लैक्टिक एसिड एज वेल एज एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। लैक्टिक एसिड कितने कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। और इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ले या खेल बहुत ज्यादा डेली हमारे प्रैक्टिस में नहीं है, तो हमारे मसल्स रीजन में, ठीक है, स्पेशली बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है, इस वजह से हो जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज लास्ट रिएक्शन, कहां पर होता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें क्या क्या है, हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, वाटर एज वेल एज एनर्जी बनता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये आपका, इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये रिएक्शन रेस्पिरेशन के बेसिस पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बच्चों, इसके नीचे क्या आता है, हमारा एटीपी की बात कर लेते हैं। एटीपी मींस एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हम एटीपी की बात करेंगे, एटीपी कैसे बन जाएगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, उसके बाद ये बन जाता है हमारा रिएक्शन। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या, एटीपी इज एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। ये अब ये रिएक्शन की बात कर लेंगे हम, जहां पर एटीपी पे आपको दिख रहा होगा एडीपी, मैं डी बोल रही हूँ, टी बिल्कुल नहीं, एडीपी मतलब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में हम क्या ऐड करेंगे, फॉस्फेट ग्रुप। तब आप फाइनली देख लेंगे यहाँ पर क्या बन रहा है, एटीपी बन रहा है। तो ये हमें ध्यान रखना, हो सकता है आपसे रिएक्शन ही पूछ ले कि क्या है ये रिएक्शन, या फिर केमिस्ट्री में इसके बारे में आपसे पूछ लिया जाए। एक एमसीक्यू क्वेश्चन, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू दिस मच 30.5 किलो जूल मोल इज रिलीज। ये इंपॉर्टेंट, आप इसको एमसीक्यू के लिए मत भूलिएगा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, क्या रीजन है वो देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद क्या हमारे पास, जस्ट हम इसके आगे बढ़ जाएंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको 3 रिएक्शंस के बारे में, एक एरोबिक का बताया था, 2 मैंने किसके लिए बताए थे, एनारोबिक स्टेप। दोनों रिएक्शन आती है, ग्लूकोज का तो पाथवे भूलना ही नहीं, भूल गए तो समझ लो आप अपना लॉस कंफर्म करने वाले हैं। 3 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ये वाला डायग्राम, आपको डायग्राम दिख रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। किसका डायग्राम, ये भी देखो इसमें क्या खासियत है। अब इसमें एल्वेओलाई, इस डायग्राम में एल्वेओलाई की बात करें, नेसल पैसेज, फायरिंग्स, लारिंग्स, ट्रैकिया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, डायफ्राम, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये डायग्राम, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, डायग्राम की जस्ट बात, इसमें फंक्शंस को आप ध्यान में रखिएगा, दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी पाथवे के हम फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज और मेंशन है, आपको दिख रहा होगा, लंग कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। द अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी tract is provided with a small hair-like structure called as cilia. These cilia help to remove germs, dust, and other harmful particles from inhaled air. Smoking destroys these hair, due to which germs, dust, smoke, and other harmful chemicals enter the lung and causes infection, cough, and even lung cancer. अब इसमें बहुत सारे लोग तो इस बात को समझते भी नहीं है कि स्मोकिंग कितना ज्यादा डेंजरस है, लेकिन खैर उस पर ना डिस्कस कर रहे हैं। तो डिस्कशन स्टार्ट हो गया स्मोकिंग के ऊपर, तो शायद पूरी क्लास ही निकल जाएगी। तो उसको अभी छोड़ते हैं, पहले हम आपके एग्जाम पे फोकस करते हैं, कभी और आपको बताएंगे उसके मेन हार्मफुल इफेक्ट्स। बस यहाँ पर ये पोर्शन आप ध्यान रखिएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, स्मोकिंग बहुत ज्यादा इंजरियस है हेल्थ के लिए, उस पर हमें फोकस करना है, उसको नहीं करना है। फोकस करने का मतलब ये है कि उसको कभी भी बिल्कुल भी नहीं, अवॉइड इट। और जो आपके आसपास सराउंडिंग में करते हैं उनको तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना करना है कि प्लीज ऐसा ना करें, तो ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर इंटेक्स आपको दिख रहा होगा, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डजंट टेरेस्ट्रियल हैव विद regard to obtain oxygen for respiration
इसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट वेज, ये वाला क्वेश्चन में इतनी देर से आपको इसी क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन व्हिच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन, उसी पाथवे को हम डील कर रहे हैं, जो हम ग्लूकोज के पाथवे के बारे में बात कर रहे थे, हम उसी की बात करेंगे, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इसके बाद बच्चों में स्टार्ट करते हैं अपना ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन, कि ट्रांसपोर्टेशन में हम इन दोनों डायग्राम्स के बारे में बात करेंगे, एक तो ये वाला डायग्राम, ठीक है, जहां पर हम इसकी बात करेंगे, ये क्या शो कर रहा है, सेक्शनल सिस्टमैटिक सेक्शनल व्यू ऑफ द ह्यूमन हार्ट। हम इस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, डायग्राम की बात करेंगे। अब यहां से एक क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, दैट इज व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर उसको आप जरूर से जरूर पढ़िएगा। पूरा प्रोसेस तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप, लेकिन बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया भी क्लास में। डबल सर्कुलेशन को प्लीज प्रायोरिटी पे रखिएगा। डबल सर्कुलेशन विद द डायग्राम, सेक्शनल व्यू ऑफ द ह्यूमन हार्ट, इसको तो हमें पढ़ना है। इधर लेफ्ट चैम्बर, यहाँ पर पल्मोनरी वेन, यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान आ रहा होगा तो हम इसको थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ इस डायग्राम के बेसिस पर कि यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए डायग्राम में क्या है, डायग्राम में देखते हैं हम लोग हार्ट वाले डायग्राम में क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए सेक्शन व्यू की बात करेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट, ये यहाँ पर ये एक्सेप्शन है हमारे पास, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, ये आपके फंक्शन के जस्ट अपोजिट काम, ठीक है। जो मेन आर्टरी का काम होता है उसके जस्ट अपोजिट, और यहाँ पर जो वेन्स होते हैं उसके जस्ट अपोजिट काम करते हैं। तो पूरे हार्ट में दो एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेंगे जो अपने फंक्शन के जस्ट अपोजिट काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप बस फोकस करेंगे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट इसके नीचे एक डायग्राम में जस्ट हम उसको देखने वाले हैं, दैट इज सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का यहाँ पर सिस्टमैटिक वे में एक्सचेंज की बात की जा रही है। ये डायग्राम पे भी आपको फोकस करना अच्छे से कि क्या इसमें खासियत दिखाई जा रही है। यहाँ पर देखिए जैसे पल्मोनरी वेन फ्रॉम द लंग्स, यहाँ से अगर की बात कर लें, ये बेटा ये डायग्राम में पूछा गया है, मार्किंग एज वेल एज मार्किंग के बेस पे पूछा गया है। ये फंक्शन को रिलेट करके आपको मैच द फॉलोइंग दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पर ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ये स्ट्रक्चर में जितने डायग्राम्स बता रही हूँ बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट यहाँ से एक और हेडिंग मेंशन है, दैट इज ब्लड प्रेशर। सॉरी, ब्लड प्रेशर की बात करें तो यहाँ पर दो चीजें जैसे यहाँ पर मेंशन है 120/80, 120 is systolic and 80 is diastolic, ये प्रेशर। नेक्स्ट हम बात करेंगे 120, यहाँ पर सेम दिखा रहा है आर्टरी क्लोज, यहाँ पर साउंड ऑडिबल इन स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्यों यूज किया जाता है, ठीक है, साउंड को एम्प्लीफाई करता है, हम इसलिए यूज करते हैं। यहाँ पर एक और दिया है, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज स्फैग्नोमैनोमीटर। ये किसको मेजरमेंट के लिए, ब्लड प्रेशर के मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। हम उसको किससे मेजर करते हैं, स्फैग्नोमैनोमीटर, हम इससे मेजर करते हैं क्या, ब्लड प्रेशर, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे थे बच्चों नेक्स्ट स्ट्रक्चर, एक इंपॉर्टेंट चीज हम लिम्फ को जरूर ध्यान में रखेंगे। लिम्फ से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, लिम्फ वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लिम्फ को पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने मेन रिवीजन के टाइम पे आप लिम्फ को जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट आते हैं बच्चों ह्यूमन के ट्रांसपोर्टेशन की हम बात कर चुके हैं, अब हम किसकी बात करेंगे, प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन में कोई खास स्ट्रक्चर आपको रिमाइंड रखना है, सिर्फ एक चीज ध्यान रखेंगे, जाइलम का फंक्शन क्या है, फ्लोएम का फंक्शन क्या है, जाइलम के कितने कंपोनेंट्स हैं, फ्लोएम के कितने कंपोनेंट्स हैं, ये पढ़ना है हमको, और उसमें से कौन सा डेड है और कौन सा लिविंग है, हमें बस इतना रिमाइंड रखना है। नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ लेते हैं बच्चों आगे वाला क्वेश्चन, दैट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का डायग्राम, अगर लाइक प्रोसेस से डायग्राम कहीं से आएगा तो या तो कुछ 4-5 गिने चुने डायग्राम है। एक जो हमने स्टार्टिंग वाला डायग्राम जहां पर हम सेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे थे लीफ का, जो फोटोसिंथेसिस के जस्ट रिएक्शन के बगल में स्ट्रक्चर दे रखा था। नेक्स्ट हम ह्यूमन बॉडी के डायग्राम की बात कर सकते हैं लेवलिंग के बेस पे। अब हमारा वीडियो क्या न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आते हैं रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में हमें किसका डायग्राम दे सकता है, जो आपके स्ट्रक्चर जहां पर लंग्स, डायफ्राम, ये सारे स्ट्रक्चर बने थे, वो 3 डायग्राम मैंने बताया। चौथा डायग्राम हम हार्ट के सेक्शन की बात कर सकते हैं, ठीक है। और कौन सा, एक गैसेस एक्सचेंज की बात कर रहा था, वो डायग्राम देख सकते हैं। इसके बाद हम बात कर सकते हैं, लास्ट हम पढ़ सकते हैं क्या, एक्सक्रीशन का डायग्राम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमें ध्यान में रखना है। प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन से कोई बहुत खास इंपॉर्टेंट डायग्राम के बेस पे बच्चों क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। और मैं डायग्राम क्यों बार-बार बोल रही हूं, क्योंकि मुझे बच्चों ने ये बोला कि मैम हमें डायग्राम एंड पे आप प्लीज किसी भी तरह रिवाइज करा दीजिए, बस कि वो स्ट्रक्चर हमें अच्छे से तैयार हो जाए।
बाकी थ्योरेटिकल तो हमने पूरे ईयर अच्छे से उसको तैयार कर लेंगे, बट डायग्राम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, उसको बस आप मुझे किसी तरह रिवाइज करा दीजिए। ये देखिए स्ट्रक्चर, एक्सीलरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हमें ध्यान में रखना है। ये वाला स्ट्रक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम किसकी बात करेंगे, फिगर नंबर 6.13, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। ये स्ट्रक्चर हमें ध्यान रखना है, एज वेल इनके फंक्शंस को भी हमें ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर एक चीज में हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे, कि यूरेटर और यूरेथ्रा क्या है, ये इसको हमें ध्यान में रखना है। जैसे कि आप ध्यान दीजिए, आपकी कितनी किडनीज हैं, 2 किडनीज, 2 किडनी तो मतलब कितने यूरेटर हो जाएंगे, यूरेटर बोल रही हूँ, URETER, यूरेथ्रा बिल्कुल भी नहीं, यूरेटर तो कितने यूरेटर, 2 यूरेटर। अब जैसे हम नीचे आएंगे, जहां से यूरिन और यहाँ से फिर पास आउट हो रहा है बाहर, ये क्या है, यूरेथ्रा है। दोनों में बिल्कुल बच्चों कंफ्यूज नहीं होना आपके एग्जाम के। नेक्स्ट देखिए इसके आगे का स्ट्रक्चर, ये वाला डायग्राम। अब इस डायग्राम को मैं क्या ही बताऊं, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स, बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये स्ट्रक्चर क्या है, इसमें ब्रांच ऑफ रीनल वेन्स, और मैंने इसको क्लास में भी बहुत बार आपको करा रखा है, रीनल वेन्स और कलेक्टिंग डक्ट, ट्यूबुलर, इसको तो आप जितना अच्छे से चाहे उतना अच्छे से इसको तैयार करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर 6.14, इट मींस स्ट्रक्चर ऑफ न्यूफ्रॉन, इसको हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसके आगे, आर्टिफिशियल किडनी, दैट इज हीमोडायलिसिस, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर जिसमें हम हीमोडायलिसिस की बात करेंगे। नेक्स्ट ऑलमोस्ट इस चैप्टर को हम रिवाइज कर चुके हैं बच्चों। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम क्या करने वाले हैं, अब इसमें जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको मैं आपको कंप्लीट रिवाइज करा दे रही हूँ कि कौन कौन से डायग्राम इंपॉर्टेंट, जितने बता दिए थे उसके बाद हमें एक डायलिसिस का डायग्राम ध्यान में रखना है, ठीक है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर का डायग्राम ध्यान में रखना है, ये इतने पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की हम बात कर लेते हैं, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चलिए हम नेक्स्ट, अभी मैं आपको बता रही थी देखिए नेक्स्ट चैप्टर दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को ध्यान में रखने हैं। वहां पे 3 डायग्राम है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सबसे पहले बात कर लेंगे बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन की। नेक्स्ट डायग्राम की हम बात कर सकते हैं, जहां पर हम किसकी बात करेंगे, ग्लैंड्स की बात करेंगे जो रिप्रेजेंट किया गया है। और एक डायग्राम हमारा बच रहा है, कौन सा, ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम, ठीक है। और उसके साथ अगर 2% इंपॉर्टेंस हमें देना है, उससे भी कम, तो एक हमारे पास ये वाला डायग्राम है, जहां पर हम किसकी बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। ये डायग्राम हमें ध्यान में रखना है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एज वेल एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इन दोनों को। और इसके साथ साथ एक एमसीक्यू छोटा सा बता रही हूँ, देखो यहाँ पर जैसे हम सेकंड डायग्राम की बात करेंगे जहां पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यहाँ पर एक और एलिमेंट यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, माइटोकॉन्ड्रिया, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे एमसीक्यू में पूछ ले यहाँ पर कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या उस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है या फिर नहीं। बिल्कुल बच्चों, वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, और फंक्शन क्या है ये तो हम पढ़ चुके हैं उसको अच्छे से। नेक्स्ट इसके आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट डायग्राम दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन, हम उस डायग्राम की बात करते हैं, वहां पर क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए नेक्स्ट डायग्राम क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन का डायग्राम है। देखो आगे ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिगर नंबर 7.2, जहां पर हम इन सभी डायग्राम, सभी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। और ये आपको ध्यान में रखना है, ये पाथवे, ये एरो भी पूछा गया है कि एरो किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है, क्या इसका काम है, ये भी पूछा गया। यहाँ पर ये भी पूछा गया बच्चों की कौन सा न्यूरॉन, न्यूरॉन तो ये पूरा स्ट्रक्चर ही है, न्यूरॉन का ही यहाँ से पूरा मूवमेंट दिखाया जा रहा है कि पहले कौन सा न्यूरॉन, देन उसके बाद। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो एलिमेंट यहाँ पर फंक्शन मैसेज यहाँ पर लेके जा रहा है, ये कौन होगा, हम सेंसरी न्यूरॉन्स की बात करेंगे। और वापस लेके मैसेज कौन आएगा यहाँ पर, मोटर न्यूरॉन, ये मैसेज लेकर गया सेंसरी, वापस कौन लेकर आया, मोटर न्यूरॉन। ये भी इंपॉर्टेंट है एज पर योर एमसीक्यू क्वेश्चन। नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर में, इसके बाद यहाँ पर एक चीज और मेंशन है, स्पाइनल कॉर्ड और मैसेज टू द ब्रेन। आपको ये दिख रहा होगा इस तरह से मैसेज आ रहा है, फिर यहाँ से ये मैसेज कहाँ पहुंच रहा है, वापस यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ पर मैसेज मिल गया, अब यहाँ से वापस आ रहा है, कौन लेकर आ गया, मोटर न्यूरॉन। यहाँ पर इफेक्टर दैट इज मसल इन आर्म्स। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमने रिफ्लेक्स एक्शन की बात कर ली। इसके बाद हम किस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ये वाला बच्चों स्ट्रक्चर ह्यूमन ब्रेन, जहां पर हम सेरेब्रम, क्रैनियम की बात करेंगे। अब यहाँ पर हाइंड ब्रेन में हम 3 पार्ट्स को ध्यान में रखेंगे, दैट इज पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। और यहाँ पर एक डिफरेंस आप बिल्कुल भी याद करना मत भूलिएगा, सेरिबेरम एंड सेरिबेलम, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के फंक्शन में क्या अंतर है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कई बार तो यही पूछ लिया जाता है कि सेरिबेलम पार्ट किसका है, ठीक है, आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे, इसको प्लीज भूलेंगे नहीं आप। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की हम बात कर ले। इस डायग्राम के बाद एक सिर्फ डायग्राम और बच रहा है जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट
रोल प्ले करने वाला है हमारे पास लास्ट डायग्राम, जो कि किसका होगा, बताओ जल्दी से बच्चों, कौन सा डायग्राम हो सकता है जहां पर हम किसकी बात करेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करेंगे। उन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के डायग्राम की बात करेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड से पहले एक चीज हम लोग मिस कर रहे हैं बेटा, जहां पर हम किसकी बात करेंगे, फोटोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, ये सारे, और एक और है थिग्मोट्रोपिज्म, जिसका एग्जाम्पल नाम ही सुन के बहुत लोग को हंसी आने लगती है, छुई मुई का प्लांट, और इसको हम क्या बोलते हैं, टच मी नॉट, और साइंटिफिक नेम क्या होता है बच्चों इसका, मिमोसा प्यूडिका। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद देखिए, एक चीज मैं बताना भूल रही हूँ, मैं उसको वापस से बात करती हूँ। ये वाला डायग्राम आपने इस बार जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ है, आपने उसको ये वाला डायग्राम देखा होगा, इस वाले डायग्राम को। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव जियोट्रॉपिक क्यों शो कर रहे हैं इसको, नेगेटिव जियोट्रॉपिक, क्योंकि अगेंस्ट ग्रो कर रहे हैं। इस वाला जियोट्रॉपिक का मतलब हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, तो ग्रेविटी, तो हम नीचे है, ग्रेविटी हमें नीचे पुल कर रही है, इसलिए हम खड़े भी हो पा रहे हैं, कुछ भी काम कर पा रहे हैं। लेकिन ये क्या है, ये अगेंस्ट ग्रेविटी ग्रो कर रहा है, इसी वजह से क्या, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। तो ये स्ट्रक्चर एज वेल, ये सेम डायग्राम आया हुआ है, तो आप इस डायग्राम को बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, जिसकी हम बात कर रहे थे, एंडोक्राइन की। एंडोक्राइन ग्लैंड का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, मेल और फीमेल में कहां पर कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, हार्मोन कौन सा रिलीज होता है, ये स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड्स, पैंक्रियाज। अब ये पूछा गया है कि हम किस तरह, ये पैंक्रियाज के स्ट्रक्चर में यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जस्ट किडनी के ऊपर साइड में प्रेजेंट होते हैं, किडनी के जस्ट टॉप पे प्रेजेंट होते हैं। ये आपका एमसीक्यू पार्ट है। इसमें देखिए ये दोनों डायग्राम्स, पैराथायरॉइड ग्लैंड, थाइमस की बात करेंगे। स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना है, आपको ये पूछा जा सकता है पेपर में, लॉन्ग आंसर में तो मोस्ट पूछा जाता है, एमसीक्यू में चांसेस कम है, बट लॉन्ग में ज्यादा चांसेस है, क्योंकि इसको ज्यादातर लोगों को बहुत ज्यादा टफ लगता है। लेकिन आप इसको भूलिएगा नहीं, अच्छे से रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात कर सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए। अब इस चैप्टर में मैंने आपको दो तीन डायग्राम इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम काउंट कर ले फिंगर्स पे, तो 3 डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक डायग्राम हम किसकी बात कर सकते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन की। एक डायग्राम से हम न्यूरॉन्स की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट एक हम किसकी बात कर सकते हैं बच्चों, ह्यूमन ब्रेन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स का रिप्रेजेंटेशन। ये कुछ डायग्राम से। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़े तो दैट इज क्या है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। वहां पर क्या क्या पोर्शन इंपॉर्टेंट है, हमें ये ध्यान में रखना है। बाइनरी फिजन, अमीबा का बाइनरी फिजन। नेक्स्ट इसके बाद हम बात कर लेंगे क्या, पैरामीशियम की बात कर सकते हैं, उसके हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ सकते हैं, अमीबा, पैरामीशियम। अगर एनसीईआरटी की बेसिस पे बात करें तो हम बडिंग इन हाइड्रा, ठीक है, या फिर हम रीजनरेशन इन पैरामीशियम, प्लानेरिया, सॉरी इट्स प्लानेरिया, पैरामीशियम नहीं बच्चों, प्लानेरिया है वो। ठीक है, हो सकता है मैंने बाय मिस्टेक पैरामीशियम बोला, प्लीज वो पैरामीशियम नहीं है, प्लानेरिया है। ठीक है, जहां पर हम किसकी बात करेंगे, रीजनरेशन की बात करेंगे। ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, ये वाला डायग्राम देखिए, जस्ट वेट, फिजन और ये वाला डायग्राम, बाइनरी फिजन इन अमीबा। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर हमें ध्यान रखना है। एक चीज, अमीबा तो हम बहुत फोकस, बार बार मैं भी अमीबा 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 चिल्ला रही हूँ, अमीबा के बजाय एक तो हम भूल रहे हैं क्या, बाइनरी फिजन इन लेशमेनिया। ये तो आप बिल्कुल ही अमीबा अमीबा अमीबा, सब अमीबा ही चिल्ला रहे हैं, अमीबा नहीं, आप लेशमेनिया को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। इसके आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट डायग्राम, एक और मैं स्ट्रक्चर की बात कर रही थी कि वो स्ट्रक्चर क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कौन सा स्ट्रक्चर है वो। नेक्स्ट पिक्चर देखिए, मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम, इसको आपको ध्यान में रखना है। यहां से हो सकता है आपसे डिजीज पूछ ली जाए, कौन सी डिजीज, मलेरिया, हम कैसे भूल सकते हैं। अब आप बोलेंगे डिजीज चैप्टर तो हमारे सिलेबस में नहीं है, डिजीज नहीं है, लेकिन प्लाज्मोडियम का नाम तो दिया है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि मलेरिया की हम बात करें तो वहां पर कौन से रिप्रोडक्शन की बात करते हैं बच्चों, मल्टीपल फिजन की बात करते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की हम बात कर ले, नेक्स्ट वन, ये स्वेट, रीजनरेशन इन प्लानेरिया। ठीक है, प्लानेरिया बेटा, प्लानेरिया नॉट पैरामीशियम, इट्स प्लानेरिया। नेक्स्ट देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर रीजनरेशन है, बडिंग नहीं, बिल्कुल रीजनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये बडिंग इन हाइड्रा, मुझे लग रहा है मैं भी बार बार बडिंग बडिंग ही बोल रही हूँ, अब यहाँ पर भी बडिंग ही आ गया, दैट इज बडिंग इन हाइड्रा। ये वाला स्ट्रक्चर जहां पर क्या होता है, ये डायग्राम आपसे हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए, एक स्मॉल, ये यहाँ पर जैसे बर्ड लिखा है, ये यहाँ पर ब्लैंक हो सकता है, यहाँ पर आपको ए बी कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और इसका फंक्शन भी पूछ सकते हैं कि बर्ड का यूज क्या होता है, इसी बर्ड की हेल्प से क्या होता है, नए ऑर्गेनिजम्स रीजनरेट, किसके ऑर्गेनिजम्स, हाइड्रा नए बन सकते हैं। तो ये यहाँ पर आ सकता है आपको कि बर्ड का फंक्शन क्या है, या फिर एक चीज और पूछा जाता है, वो आउटग्रोथ का नाम क्या है, एक स्मॉल आउटग्रोथ, उसका नाम क्या होता है बच्चों, बर्ड। और यहाँ पर आप देखिए बहुत क्लियरली आपको डायग्राम में विजिबल भी होगा कि पहले इस तरह से छोटा सा बर्ड यहाँ पर ग्रो कर रहा है, फिर यहाँ से थोड़ा सा बड़ा बर्ड हमें दिख रहा होगा, और लास्ट में क्या, एक पूरा ही हाइड्रा यहाँ पर बन जा रहा है।
तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पोर्शन हो सकता है। नेक्स्ट इसके आगे हम बढ़ते हैं कि बडिंग इन हाइड्रा के बाद क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल्स, हम किसकी बात कर सकते हैं बच्चों, ब्रायोफिलम की बात कर सकते हैं। ब्रायोफिलम आपके घर में ये प्रेजेंट होगा। कैसी लीफ होती है, थोड़ी सी थिक होती है, बाकी लीफ के कंपैरिजन में थोड़ा सा थिक होता है वो। और उसको अगर आपने किया है कि नहीं प्रैक्टिकल, मैंने तो खुद करके देखा है, आप उसको क्या करिए, एक लीफ अगर आप तोड़ के अपने किसी भी बुक्स में या कहीं वार्म प्लेस पे सम डेज के लिए, ऑलमोस्ट 7 days to 10, ऑलमोस्ट 7 से 10 दिन के लिए अगर उस बुक के नीचे आप रख दें तो उसमें से क्या होते हैं, साइड से व्हाइट कलर के रूट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। और उसी लीफ बर्ड को आप लीफ को उठाइए और सॉइल में लगा दीजिए, ऑटोमेटिक वो प्लांट ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो आप ये चाहें तो एग्जाम के बाद अपने करके इसको देख भी सकते हैं। देखिए वही आप ध्यान से देखिए, उसी तरह का बर्ड आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब यहाँ तो ब्लैक दिख रहा है, वैसे इन रियलिटी देखें तो एकदम व्हाइट थ्रेड दिखता है यहाँ पर। ठीक है, वो उसके रूट्स ग्रो करना शुरू करते हैं और इसी को हम लगा भी सकते। तो ये क्या है, लीफ ऑफ ब्रायोफिलम विद बर्ड्स, इनको भी हम बर्ड्स के नाम से जानते हैं। ये लीफ क्या है, ब्रायोफिलम की लीफ से। एक चीज प्लीज, ये वाला डायग्राम डायग्राम, ये वाला नोट पॉइंट जो मेंशन है यहाँ पर टिश्यू कल्चर के लिए, हो सकता है टिश्यू कल्चर को आपको डायग्राम के फॉर्म में पूछ ले, हो सकता है बीकर में 2 आपके प्लांट्स को लगा के दे दे, जहां पर पूछ सकता है वो मेथड्स। एक मेथड्स मैंने आपको क्लास में बताया था, आपको याद है कि नहीं, मैं आपको बताती हूँ। देखिए दैट इज हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स प्रेजेंट टाइम बहुत ज्यादा कल्चर में भी है। ये हम क्या करते हैं, इसमें वाटर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, प्लांट को ग्रो करा सकते हैं। हम वहां पर सॉइल लेस कल्चर, हाइड्रोपोनिक्स का एक और नाम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल लेस कल्चर। बिना सॉइल के ये कल्चर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, आप इसे, और स्पेशली पोटैटो प्लांट तो बहुत ज्यादा मार्केट में है भी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इसको आया नहीं हमारे सोसाइटी में। क्यों नहीं आ पाया मार्केट में, क्योंकि बेटा अगर हम हाइड्रोपोनिक के टेक्निक से प्लांट को ग्रो करा रहे थे तो एक यहाँ पे लॉस इकोनॉमी हो रही थी हमारी। कैसे, जहां पर पोटैटो का साइज बहुत छोटा हो रहा था। पोटैटो के साथ साथ क्या टोमेटो को भी ग्रो किया गया, आपको मैंने क्लास में पोमैटो भी बताया है, जोमैटो नाम के भी प्लांट्स आते हैं। पोमैटो में क्या होता है, पोमैटो में टोमेटो और पोटैटो एक साथ ग्रो करता है। तो ये सब हाइड्रोपोनिक्स का ही कमाल है। ठीक है, आपके एग्जाम के बाद वेकेशन होंगे तो आप उसमें जरूर करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर राइजोपस की बात करेंगे, जहां पर क्या होता है, ये बहुत कॉमन है। आपने उड़ते हुए छोटे छोटे रुई के फॉर्म में देखा होगा, उड़ते ये बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर, ये स्पोर्स ये ब्रेक होते हैं, जब ये कंप्लीट मैच्योर हो जाते हैं तो ये बर्स्ट कर जाते हैं, टूट जाते हैं, और फिर वहां से क्या होते हैं, ये स्पोर्स रिलीज होते हैं और इतने ज्यादा हल्के होते हैं कि एयर की हेल्प से, नॉर्मल हल्की सी भी हवा हो उसकी हेल्प से आराम से, कोई भी मीडियम हो आराम से कहीं भी ट्रेवल कर जाते हो और इजी वे में ग्रो। मैं आपको क्यों ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि बेटा ये लॉन्ग आंसर में आपको डायग्राम की हेल्प से पूछा जा सकता है एक्सप्लेनेशन कि इन स्पोर्ट्स का काम क्या है या फिर इन स्पोर्ट्स का मीडियम क्या है, ट्रेवल कैसे करेंगे, तो ये हमें ध्यान में रखना है। और ये राइजोपस, स्पोर फॉर्मेशन का है, राइजोपस की बात करेंगे। नेक्स्ट वन, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखने वाले हैं कि अभी क्या क्या होने वाला है, देखने वाले नहीं है, कहाँ देखेंगे, सिर्फ इसी पे देख पाएंगे, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, देखिए बायसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पर हम फ्लावर के रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। फ्लावर का डायग्राम, सेक्शनल व्यू हम देखेंगे, ये वाला डायग्राम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, जहां पर इस स्ट्रक्चर में हम क्या बात करेंगे, पेटल, सेपल, आंथर, फिलामेंट। ये पूछा गया बेटा कि स्टेमन और पिस्टल की बात करेंगे। पिस्टल में क्या होते हैं, 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये 3 पार्ट्स मिला के क्या बनाते हैं, फीमेल, और इसको हम एक साथ और एक नाम से जानते हैं, दैट इज गाइनोशियम, आल्सो कॉल्ड एज गाइनोशियम। गाइनोशियम को हम कंबाइन डिवाइड करेंगे। इट मींस अगर गाइनोशियम की बात करेंगे तो 3 एलिमेंट्स, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, गाइनोशियम या फिर पिस्टल लिखा हो, दोनों ही बात एक ही, आप दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन क्या हमारे पास, स्टेमन, स्टेमन लिखा हो या फिर एंड्रोशियम मेंशन हो। ठीक है, ये हम किसकी बात करेंगे, मेल पार्ट्स की बात करेंगे। अब डायग्राम में बता रही हूँ तो एक चीज और बता देती हूँ आपको, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में 2 पार्ट्स हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन, आप इसको प्लीज मत भूलिएगा। और पॉलिनेशन डायग्राम की हेल्प से भी आपके लिए आ सकता है। नेक्स्ट इसके आगे हम बढ़ते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, जर्मिनेशन ऑफ पॉलिन ऑन स्टिग्मा। इस स्ट्रक्चर में अब ये पॉलिन ग्रेन्स है, ये स्टिग्मा है, ये मेल जर्म सेल्स, ये पॉलिन ट्यूब्स, ओवरी, फीमेल जर्म सेल्स, ये हमारा क्या है। अब इसको डायग्राम को अगर मैं थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखाऊं, खैर टाइम तो बहुत कम है लेकिन मैं आपको बताती हूँ, देखिए कैसे। अब इसमें हम क्या देख रहे थे, ऊपर 3 सेल के स्ट्रक्चर्स, बीच में 2 क्या प्रेजेंट था, पोलर न्यूक्लियाई, और लास्ट में क्या प्रेजेंट है, 3 और स्ट्रक्चर्स। यहाँ से क्या आते हैं बच्चों, आपको दिख रहा होगा ये मेल गैमेट, ये मेल गैमेट यहाँ से ट्रेवल करता है, कहाँ पहुंचता है, इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ से आता है, ये इसके साथ यूज करता है तो क्या बनाएगा, एन मेल गैमेट था, मतलब हैप्लॉइड इन नेचर। यहाँ से एक क्वेश्चन हमें और मिल गया, मेल गैमेट्स कैसे होते हैं, ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर, डिप्लॉइड बिल्कुल नहीं होते, फ्यूजन के बाद वो बनेंगे।
कौन, फिर तो जाइगोट बन जाएगा, वो तो डिप्लॉयड इन नेचर होगा। तो ये स्ट्रक्चर हमें नहीं भूलना है बिल्कुल, जर्मिनेशन ऑफ पॉलेंस ऑन स्टिग्मा। इसके बाद देखिए यहां से एक एमसीक्यू क्वेश्चन आपको कॉटिलिडन, मोनोकॉटिलिडन एंड डाइकॉटिलिडन, हमें इसको भी रिमाइंड रखना है। नेक्स्ट वन हम बात कर सकते हैं क्या, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये वाला स्ट्रक्चर, सेमिनल वेसिकल, ब्लेडर, प्रोस्टेट, पेनिस, इसके बाद क्या प्रेजेंट है, यूरेथ्रा, वॉस रेफरेंस एंड टेस्टिस। ये डायग्राम ह्यूमन मेल एज वेल एज फीमेल स्ट्रक्चर, ये दोनों स्ट्रक्चर आपको तैयार करना है अच्छे से। यहाँ पर एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, मेनार्च और मीनोपॉज में क्या डिफरेंस होता है, ये यहाँ से आपसे छोटे आंसर्स में पूछ सकता है। इस फीमेल स्ट्रक्चर के साथ साथ हो सकता है आपको 5 नंबर में डायग्राम बना के दे दिया, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दे डायग्राम और उसके कुछ क्वेश्चन, तो आपको बता देते हैं मेनार्च और मीनोपॉज में डिफरेंस क्या होता है। मेनार्च हम किसे कहते हैं, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उस स्टेज को क्या कहते हैं, मेनार्च के नाम से जानते हैं, MENARCHE। अब मीनोपॉज की बात करें, मीनो प्लस पॉज लगा हुआ, मीनो को हटा दीजिए आप, पॉज ध्यान रखिए, मतलब क्या हमें रुकना है, तो वो स्टेज जहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, उसको हम किस नाम से जानते हैं, मीनोपॉज के नाम से जानते हैं। डिफरेंस हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ये दोनों डायग्राम तो हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद हम देखते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अब हम बात कर लें, इस चैप्टर में इतना सफिशियंट है, ठीक है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में इतना बहुत ज्यादा सफिशियंट है। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाते हैं। आप प्लीज ऐसा मत सोचिएगा कि हम इतना जल्दी जल्दी क्यों, क्योंकि आपका भी टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 2 दिन आपके पास बचे हुए और उसमें ही हमें सब कुछ रिवाइज करना है, इस वजह से इतना जल्दी हमें रिवाइज कराना इंपॉर्टेंट है। और डायग्राम पे ही ज्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि वहां से लॉन्ग क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज्यादा हैं। देखिए इधर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में एवोल्यूशन तो वैसे ही हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ क्या है, हेरिडिटी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन कई लोगों ने मुझसे बार बार व्हाट्सएप पे किया कि इसको प्लीज बताइए मैं सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, ठीक है, जहां पर XY क्रोमोसोम की बात करेंगे उसको हम कैसे समझने वाले हैं, या वो किस तरह पेपर में आने वाला है, या फिर मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है। मोनो और डाई में बच्चों में रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि मोनो की बात करें तो फिनोटिपिक रेशियो क्या है, जीनोटिपिक रेशियो क्या है। फिनोटिपिक का मतलब फिजिकल की हम बात करेंगे, जैसे प्लांट, आपने 2 प्लांट देखे, ठीक है, जैसे ये फोन है मेरे पास, इसको आपने देख, और आपने एक और फोन, चलो फोन के नहीं, हम पेन की बात कर लेते हैं, 2 पेन है हमारे पास, इसको हम फिजिकली देख के क्या क्या समझ सकते हैं, जीन्स तो इसको नहीं बता सकते हम, इसका कंपोजिशन देख के तो हम कंपोजिशन बिल्कुल नहीं बता सकते। तो यही यहाँ पे डिफरेंस आएगा, फिनोटाइपिक मतलब फिजिकल अपीयरेंस की हेल्प से हम जो जो चीजें देख के उस प्लांट के बारे में बता पाए, ठीक है, और जीनोटाइपिक हम जीन्स को स्टडी करने के बाद उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर उस रेशियो की बात करें तो मोनोहाइब्रिड में क्या बनता है बच्चों, रेशियो, मोनोहाइब्रिड में सबसे पहले फिनोटाइपिक का रेशियो क्या होता है, 3:1, जहां पर 3 क्या हो जाता है, हम सिर्फ किसकी बात करते हैं, टॉल प्लांट, और 1 क्या हो जाता है, डॉर्फ प्लांट, डॉर्फ का मतलब शॉर्ट प्लांट में छोटे प्लांट। अब इसी को जब हम जीनोटाइपिक रेशियो लिखते हैं तो क्या मेंशन करते हैं, 1:1, मतलब 1 जो कंप्लीट हाइब्रिड टॉल होगा, और 2 प्लांट कैसे हो जाएंगे बच्चों, जो हाइब्रिड के केस में आएंगे, जैसे कि उसमें टॉल के भी फीचर्स होंगे और डॉर्फ के फीचर्स होंगे, मतलब एक कैपिटल टी और एक क्या बनेगा, स्मॉल टी बनेगा। और लास्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 3rd वन, जिसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीटली शॉर्ट प्लांट, मतलब डॉर्फ प्लांट है, जहां पर क्या बनेंगे, हम उसमें बात करेंगे तो दोनों स्मॉल टी बनेंगे, ठीक है। ये हमें मोनोहाइब्रिड हो गया। जैसे हम डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करें, डाइहाइब्रिड को तो आप प्लीज, आप नहीं आपको समझ में आया तो प्लीज आप तो रट ही लीजिएगा उसको, क्योंकि वो आएगा वो तो जरूर आएगा, ठीक है, उसमें से आना ही कंफर्म है, डाइहाइब्रिड क्रॉस आएगा, वो भी लॉन्ग में ही आएगा। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट आ गया, इसका रेशियो ध्यान रखिए। मान लीजिए आप नहीं बना पाए उसका पुनेट स्क्वायर, और एक चीज और, जो बॉक्स हम बनाते हैं बच्चों उसको क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर बोलते हैं, पुनेट, PUNETTE, ठीक है, पुनेट स्क्वायर के नाम से जानते हैं, वो साइंटिस्ट का ही नाम है। अब उसमें डाइहाइब्रिड क्रॉस में 16 हम बॉक्सेस उसमें बनाते हैं, एक बॉक्स के अंदर 16 गैप प्रेजेंट होते हैं, उसी में हमें सारे एलिमेंट्स फिल करने होते हैं। अब वहां पर हम देखें तो रेशियो क्या बन जाएगा, फिनोटाइपिक 9:3:1, 9:3:3:1, ठीक है, और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:2:2 करके काफी बड़ा सा नंबर, उसको आपको नहीं याद करना है, सिर्फ आप क्या याद करेंगे, सिर्फ फिनोटाइपिक रेशियो ही याद करेंगे, जीनोटाइपिक आप छोड़ दीजिए, नहीं याद करिए, कोई जरूरत है नहीं उसकी। नेक्स्ट देखिए कि मैंने एनसीईआरटी में दे रखा है, कोई नीड है नहीं, और मान लो आ ही गया तो निकाल लेना उसको, कोई बहुत इतना बड़ी बात नहीं उसको निकालने में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन, जो अभी जस्ट मैंने बताया, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन मैं आपको डिस्कस ऑलरेडी कर चुकी हूँ। हम इसमें बात कर लेते हैं यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन, जहां पर हम क्या रखेंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट XY,
जहां पर हम किसकी बात करेंगे, मेल्स की बात करेंगे। फीमेल में हम किसकी बात करेंगे, एक्स एक्स की बात करेंगे। मेल्स में क्या है, एक्स और वाई। जब आप ध्यान में रखिए, जब हम एक्स और एक्स को एक साथ यूज करेंगे तो क्या होगा, एक फीमेल चाइल्ड का डेवलपमेंट। जब हम एक एक्स और एक वाई को फ्यूज करेंगे तो क्या बनता है, मेल चाइल्ड का डेवलपमेंट। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान में रखना। और एक चीज और कि इसमें 50-50% चांसेस दोनों चाइल्ड के डेवलपमेंट के होते हैं। ठीक है, जिसमें हम नाम श्योर ये नहीं कह सकते हैं कि बॉर्न चाइल्ड पहले से हम नहीं बता पाएंगे कि मेल है या फिर फीमेल है। हमें ये ध्यान में रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एवोल्यूशन की बात करें बेटा, वो तो आपके सिलेबस से हट चुका है। ठीक है, अब हमारे पास एक लास्ट चैप्टर बच रहा है जिसका क्या नाम है, आवर एनवायरमेंट। अब उसमें एनसीईआरटी की इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, हम क्या बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार एनसीईआरटी को देख लेते हैं कि क्या क्या उसमें चीजें। आवर एनवायरमेंट में हम फूड चेन, फूड वेब, फ्लो ऑफ एनर्जी और ओजोन लेयर डिप्लेशन, हम इसको ध्यान में रख सकते हैं। देखिए जैसे कि ये सारे कुछ एलिमेंट्स है जो हमें ध्यान में रखना है। फ्लो ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, फूड चेन, फूड वेब, फूड चेन और फूड वेब, और इसके साथ साथ एक लॉ प्रेजेंट है यहाँ पर, 10% लॉ, हमें उसको ध्यान में रखना है। 10% लॉ को देखिए, जैसे कि चैप्टर भी ओपन हो गया, देखते हैं हम लोग। यस, इकोसिस्टम, व्हाट इज इट्स कंपोनेंट। इकोसिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स है, जहां पर हम बायोटिक और एबायोटिक, अब इसको नहीं पढ़ा पूरे साल तब तो बहुत मुश्किल की बात है। बायोटिक, लिविंग कंपोनेंट्स, एबायोटिक मतलब एक लग गया, मतलब लिविंग क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा, वहां पर कैसे आ जाएंगे, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आ जाएंगे। ये वाला बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। और यस, ये डायग्राम देखिए, फूड चेन इन नेचर, इन फॉरेस्ट, इन ग्रासलैंड एंड इन अ पॉन्ड। तीनों स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बने हुए कि हम फॉरेस्ट की बात करें, ग्रासलैंड की बात करें, या फिर हम बच्चों हम पॉन्ड्स की बात करें, उसमें फूड चेन किस तरह से वेरी। आप इसमें एक चीज नोटिस करिए, तीनों में प्लांट्स ही बने, चाहे हम पॉन्ड की बात करें, चाहे हम ग्रासलैंड की बात कर ले, या हम चाहे फॉरेस्ट की बात कर लें, तीनों में हमारा फर्स्ट चीज क्या दिख रहा है, प्लांट्स ही दिख रहे हैं। अब प्लांट्स के बाद उसको किसी केस में डियर ने खाया, किसी में किसी इंसेक्ट ने खा लिया, कहीं पर स्कॉर्पियन ने उसको ईट कर लिया। अब इसके बाद हम बात कर सकते हैं, इसके बाद के स्टेजेस चेंज हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट फेज जो होता है वो कैसा होता है, प्रोड्यूसर्स मींस ऑटोट्रॉप्स प्रेजेंट होने मस्ट है। और मेन हम प्रोड्यूसर्स की बात करें तो हम प्लांट्स की बात करेंगे, जहां पर कैसे प्रोड्यूस करेंगे। अब यहाँ से फिर कौन सा क्वेश्चन आ गया, फोटोसिंथेसिस, और वहीं से 3 मेन इवेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये डायग्राम, ये वाला स्ट्रक्चर मैंने अभी जस्ट बताया, ट्रॉपिक लेवल इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिक लेवल में क्या, प्रोड्यूसर, देन प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। ये आपको पूछ सकता है पेपर में, या फिर इस तरह का एक केस स्टडी बेस में ये आ सकता है बेटा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर, ये किसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, फूड वेब। फूड वेब का मतलब क्या होता है बच्चों, जब हम बहुत सारे फूड चेन्स को एक साथ इंटरकनेक्ट कर लेते हैं तो क्या बन जाता है, फूड वेब। जहां पर हम कई सारे छोटे छोटे फूड चेन्स को कनेक्ट कर लेते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है फूड वेब के स्ट्रक्चर में, ये वाला पोर्शन। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कई सारे प्लांट्स नीचे बने हुए फर्स्ट स्टेज में, मींस दे आर प्रोड्यूसर्स। अब इसको प्लांट्स को सबसे पहले किसी ने खाया, नेक्स्ट यहाँ पर कोई और इंसेक्ट ईट कर रहा है, यहाँ पर रैट ने खा लिया, फिर इसको रैबिट ने खा लिया, यहाँ पर डियर या फिर गोट या फिर काउ कोई भी खा सकता है, यहाँ पर कई सारे एलिमेंट्स। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो गया, फूड वेब। फूड वेब कंसिस्टिंग ऑफ मेनी फूड चेन, ये वाला डायग्राम हमें याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, डायग्राम के साथ साथ दोनों में डिफरेंस, ये फ्लो ऑफ एनर्जी, सनलाइट, सबसे पहले कौन लेगा इसको, प्रोड्यूसर्स मतलब प्लांट, देन हर्बीवोरस, ठीक है, इसके बाद कार्निवोरस एंड देन टॉप कार्निवोरस। अब यहां से एक चीज आती है 10% लॉ। 10% लॉ हमें ध्यान में रखना है कि सारी एनर्जी, जैसे प्लांट ने खाया पूरा, उसको एनर्जी सनलाइट की उसने कंज्यूम की, तो आगे ट्रॉपिक लेवल पे जितना भी एनर्जी जाएगा सिर्फ वो उसका 10% ही जाता है। आपसे ये क्वेश्चन में आ सकता है कि 20,000 जूल अगर एनर्जी है तो आगे स्टेज पे कितना परसेंट ट्रांसफर होगा, बेटा उसका 10% ही ट्रांसफर होगा। और इतना तो आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। अब इसके 4 स्टेजेस में पूछ लिया, 10% फर्स्ट स्टेज में कितना है, सेकंड में कितना है, थर्ड में कितना है, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हमेशा 10% को ही ध्यान रखना है, 10% ही ट्रेवल करेगा आगे ट्रॉपिक लेवल में, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर फोकस करिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद क्या है, हाउ डू आवर एक्टिविटी अफेक्ट एन एनवायरमेंट। अब यहां से आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जितने भी हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, जो भी हम ह्यूमन एक्टिविटीज की बात कर ले, उससे हमारे एनवायरमेंट पे क्या क्या इफेक्ट आता है। हम इसको ध्यान में रखेंगे कि क्या कैसे इफेक्ट्स हैं बच्चों जो हमारे एनवायरमेंट पे आते हैं हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज से। जैसे कि ओजोन लेयर डेप्लीशन की बात करते हैं, किस तरह से डेप्लीट हो रहा है हमारा ओजोन लेयर, और इससे होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं, ये वाला रिएक्शन।
जहां पर O2 यूवी रेस की वजह से ये चेंज हो गया, O+O में कन्वर्ट हुआ, देन अगेन एक ऑक्सीजन में जब हम O2 ऐड करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है ये ओजोन के फॉर्मेशन में। नेक्स्ट एलिमेंट मैनेजिंग द गार्बेज, हमें गार्बेज को किस तरह से मैनेज करना है, या आपके लॉन्ग आंसर्स के लिए आ सकता है क्वेश्चन यहां से, गिव एनी 2 वेज इन विच द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वुड अफेक्ट द एनवायरमेंट, ये पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और लास्ट 2 इयर्स पहले आया था पेपर में, अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, हो सकता है उस तरह का क्वेश्चन रिपीट हो जाए। जैसे कि हम जितने भी बच्चों मॉडर्न होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बढ़ते जा रहे हैं। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि ऐसे क्या क्या हम कर सकते हैं, वेस्ट क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे क्या हो कि हम उस वेस्ट को क्या कर पाए, कम कर पाए, और पोल्यूशन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, इसको जरूर पढ़िएगा कि ऐसे क्या क्या वेज हैं जिससे पोल्यूशन क्या हो सकता है, कम हो सकता है। देखो बच्चों यहाँ पर एक चीज और, डिस्पोजेबल कप्स इन ट्रेन, इसका क्या डिसएडवांटेज है कि जो हम इतने सारे, कुछ नहीं, ट्रेन में मन किया 4-5 प्लेट्स खरीद लिए हमने प्लास्टिक वाले, उसको खाया, फिर हमने वहीं पर फेंक दिया। अब उससे हम ये बाद में नहीं सोचते कि उसका क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट हमारे इन्वायरमेंट क्या डायरेक्टली हमारे ऊपर ही पड़ने वाला है। इन्वायरमेंट सफर करेगा तो हम तो कंफर्म है ह्यूमन बीइंग सफर करेंगे ही करेंगे। अगर आप अपने नेचर को डिस्टर्ब करेंगे तो कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरीके से आप ही सफर करने वाले हैं। ये फाइनली हम अपने बायो के सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है या फिर इसके अलावा आपको कुछ भी पूछना है तो आप प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कुछ भी, और ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रिप्लाई मैं करूंगी, कंफर्म है ये। तो आप ठीक है, इसी के साथ आप इसको बहुत फोकस करिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, और बच्चों आपके साइंस के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।